ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन रुई को देखते हैं। आज रुई और चैन की सेकंड मैरिज एनिवर्सरी थी। आज तक कभी भी रुई ने हॉट नाइट ड्रेस नहीं पहना था, क्योंकि चैन ने 2 सालों में रुई को कभी टच भी नहीं किया है। बट आज रुई ने सोचा कि वो चैन को इम्प्रेस करके रहेगी, क्योंकि आज ही रुई को पता चला कि उसे कोई सीरियस मेडिकल इशू हो गया है। अब रुई रेडी होकर बैठ जाती है, तभी यहाँ पर चैन आता है। वो कहता है कि ये सब क्या है। रुई कहती है कि हमारी शादी को 2 साल हो चुके हैं, मैंने सोचा क्यों ना हम थोड़ा रोमांटिक टाइम स्पेंड करें। चैन कहता है कि तुम सब कुछ जल्दी ही भूल जाती हो, तुमने ये शादी पैसे के लिए की थी, ना कि मुझसे प्यार था। और वैसे भी ये शादी एक एग्रीमेंट है और कुछ भी नहीं, और तुम मेरी वाइफ नहीं बल्कि सिर्फ फू फैमिली की डॉटर इन लॉ हो। रुई कहती है कि इतने टाइम में तुम्हें मुझसे कभी प्यार नहीं हुआ। तभी चैन के पास उसकी स्टेप सिस्टर टीना का कॉल आ जाता है। चैन उसके पास जाने लगा था। रुई कहती है कि वो तुम्हारे लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जबकि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। चैन कहता है कि पता है कि तुम मेरी वाइफ हो, और वहाँ से चला जाता है। तभी एक मेड आकर उससे कहने लगती है कि वो चैन की बस अडॉप्टेड सिस्टर है, तो आप ज़्यादा ना सोचें। लेकिन हर बार रुई जब चैन के क्लोज आने की कोशिश करती है, तभी टीना चैन को अपने पास बुला लेती है। अब इस सब से रुई काफ़ी परेशान हो चुकी थी। कुछ टाइम के बाद चैन आता है और कहता है कि मैंने तुम्हें कॉल किया था, तुमने उठाया क्यों नहीं। रुई कहने लगती है कि मैंने बहुत कोशिश की कि मैं तुम्हारी वाइफ बन पाऊँ, मैंने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन तुम्हारे लिए तो वो टीना ही सब कुछ है ना। मुझे समझ नहीं आता कि मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम मेरी तरफ देखते तक नहीं हो। चैन कहता है कि अब बस करो ये सब। लेकिन रुई कहती है कि ये सब कुछ टीना की वजह से हो रहा है ना। चैन कहता है कि वो मेरी अडॉप्टेड सिस्टर हैं। रुई कहती है कि अच्छा, कौन सी अडॉप्टेड सिस्टर मिस्ट्रेस का काम करती है। जो सुनकर चैन रुई को धक्का दे देता है। रुई कहती है कि मुझे डिवोर्स चाहिए। चैन कहता है कि कभी तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो कभी डिवोर्स। हर बार तुम जो कहोगी वो नहीं होगा। और कहता है कि ऑक्शन होने वाला है, वहाँ पर हमें जाना है, मेरी रेपुटेशन का सवाल है। और जाते हुए कहता है कि ऐसी ड्रेस आगे से कभी मत पहनना। जिसके बाद रुई के पास उसके डैड की कॉल आती है कि तुम चैन से बात करो, मुझे फ़ोन की ज़रूरत है। रुई कहती है कि मैं बीमार हूँ। डैड कहते हैं कि ये तो अच्छा है, बेचारी बन के चैन से पैसे की बात कर लो। डैड को रुई की तो कोई परवाह ही नहीं थी, बस उन्हें पैसों की पड़ी थी। अब रुई समझ चुकी थी कि उसकी लाइफ में कोई नहीं है जो उससे प्यार करता हो। तभी यहाँ पर मेड आकर ऑक्शन के लिए उसे ड्रेस देकर जाती है कि आपको यही पहनना होगा। रुई सोचती है कि बहुत हो चुका, अब मुझे चैन की वाइफ नहीं बनना है और ना ही डैड की हेल्प करनी है। जिसके बाद रुई रेडी होकर जा रही होती है, तभी सभी मेड उसे देखती ही रह जाती हैं। बाद में रुई एक होटल में आती है। यहाँ पर एक लड़की आके रुई को कहती है कि ये रूम मुझे चाहिए। रुई कहती है कि ठीक है, ले लो। अब रुई ने डिसाइड कर लिया था कि वो अपने लिए सब कुछ करेगी। रुई जा रही होती है, तभी चैन को लगता है कि ये तो मेरी वाइफ की जैसे दिखती है। देन रुई एक स्टोर में आती है। वो सेल्स गर्ल कहती है कि यहाँ पर सब कुछ काफ़ी एक्सपेंसिव मिलता है। इस शॉपिंग मॉल में चैन के साथ टीना भी आई हुई थी। यहाँ पर वो सेल्स गर्ल चैन से पूछती है कि क्या ये आपकी वाइफ है। जो सुनकर टीना तो खुश हो जाती है, लेकिन चैन कहता है कि नहीं, ये मेरी अडॉप्टेड सिस्टर है। वो लड़की सोचती है कि अच्छा, यही वो लड़की है जो मिसेस चैन को परेशान करती रहती है। एक्चुअल में टीना चैन के डैड की फ्रेंड की बेटी थी, और एक बार टीना के डैड ने चैन की जान बचाई थी, इसीलिए वो टीना को इतना भाव देता था। लेकिन यहाँ पर टीना को तो चैन किसी भी हाल में चाहिए था। जिसके बाद रुई 2 ड्रेस सेलेक्ट करती है, तो वो एम्प्लॉय पूछती है कि क्या आपको ये दोनों चाहिए। रुई कहती कि नहीं, इन दोनों के अलावा सारी ड्रेसेस पैक कर दो। रुई के आसपास सारी सेल्स गर्ल्स घूम रही होती है। चैन भी रुई को देख रहा होता है। उसे लग भी रहा होता है कि ये मेरी वाइफ की जैसी दिख रही है। तभी चैन के फ़ोन में एक मैसेज आता है बैंक ट्रांजैक्शन का। ये देख के टीना कहती है कि तुम्हारे पैसे रुई की यूज़ कर रही है। चैन कहता है क्योंकि वो मेरी वाइफ है। टीना कहती है लेकिन इतने सारे पैसे शॉपिंग पर बर्बाद करना नहीं चाहिए। तभी चैन को कुछ काम आ जाता है और वो टीना को वहीं पर छोड़कर चला जाता है। यहाँ पर टीना एक ब्रेसलेट ट्राई कर रही थी, तभी वहाँ पर रुई आ जाती है। वो लड़की रुई से पूछने लगती है कि आपको क्या चाहिए। टीना रुई को देख के कहती है कि तुम यहाँ पर। रुई कहती है कि वैसे तो हर बार तुम मेरे हस्बैंड के साथ होती हो, आज क्या हुआ वो दिखाई नहीं दे रहा है। सभी एम्प्लॉयज बातें करने लग गए थे कि अच्छा, तो यही वो मिस्ट्रेस है। टीना कहती है कि तुम्हें ऐसी ड्रेस नहीं पहनना चाहिए, और वो तो रुई की फोटोज भी लेने लगी थी। तभी रुई उसका फ़ोन ही तोड़ देती है। टीना कहती है कि क्या तुम पागल हो चुकी हो, और वहाँ से जाने लगती है। तो एम्प्लॉय कहती है कि अगर आपको ब्रेसलेट चाहिए तो आपको पैसे देने होंगे। टीना रुई से कहने लगती है कि ये ब्रेसलेट चैन ने मेरे लिए सिलेक्ट किया है, तो तुम पैसे दे दो। रुई कहती है कि हाँ, क्यों नहीं। और फिर बाद में उस ब्रेसलेट को तोड़ देती है और कहती है कि मैंने पे किया था तो मैं तुम्हें क्यों दूँ। ये सब कुछ एक बंदा देख रहा था, वो तो रुई से इम्प्रेस ही हो जाता है। एम्प्लॉय रुई से कहने लगती है कि ये सारे शॉपिंग बैग्स मैं आपके घर डिलीवर करवा दूंगी। जिसके बाद रुई अपनी कार से जाने लगती है, तभी वही लड़का रुई के साथ फ्लर्ट करने लगा था। रुई उसके पास जाके उसे अपना बैंक कार्ड देती है और खुद उसकी बाइक लेकर चली जाती है। वो लड़का तो ये देखते ही रह जाता है और उससे और भी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। इधर ऑक्शन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर चैन आता है। यहाँ पर हम उसी लड़के को देखते हैं जिसका नाम गाँव होता है, जो कि चैन का फ्रेंड होता है। वो चैन से मिलता है और कहता है कि लगता है मुझे लव एट फर्स्ट साइट हो गया है। क्या लड़की थी वो। चैन कहता है कि तुम कह रहे हो तो वो लड़की इंटरेस्टिंग होगी। गाँव पूछता है कि वैसे तुम्हारी वाइफ कहाँ पर है, मैं तो उससे आज तक मिला ही नहीं हूँ। चैन कहता है कि रहने दो, वो तुम्हें पसंद नहीं आने वाली।
यहाँ पर सभी लोग बातें करने लगे थे कि अभी तक मिसेस चेन नहीं आई है, आखिर हुआ क्या है। तभी वहाँ पर रुई आती है, वो भी बाइक से। ये देख के गाँव कहता है कि ये तो वही लड़की है, चलो ना फ्लर्ट करते हैं। क्या तुम इसे पटाने में मेरी हेल्प करोगे? चेन कहता है कि ये मेरी वाइफ है। सभी रिपोर्टर्स बातें करने लगे थे कि आज मिसेस चेन अलग लग रही है। चेन उसके पास आकर कहने लगता है कि ये तुमने कैसी ड्रेस पहनी है, मैंने तुम्हारे लिए ड्रेस सेलेक्ट की थी ना। रुई कहती है कि मैं तुम्हारी पसंद की ड्रेस क्यों पहनूं। वो कहता है कि चलो ड्रेस चेंज करो, मुझे तुम पसंद नहीं आ रही हो। रुई कहती है कि वैसे भी मैं तुम्हें कभी पसंद थी ही नहीं और अब मुझे इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे जो पसंद आएगा मैं वही पहनूंगी। और हाँ, मुझे अब तुम्हारी वाइफ भी नहीं रहना है। वो डिवोर्स पेपर साथ लेके आई थी और कहती है कि मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। चेन कहता है कि ये सब क्या बकवास कर रही हो। वो कहती है कि तुम्हें एक बार में समझ नहीं आ रहा है क्या, तुम मेरे लिए अब यूजलेस हो। चेन कहता है कि मैं तुम्हें कभी डिवोर्स नहीं देने वाला। लेकिन यहाँ पर गाँव को तो रुई में और भी ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा था। चेन कहता है कि मुझे यहाँ पर एम्बेरस मत करो। तभी यहाँ पर टीना आ जाती है। वो कहती है कि रुई ने मेरा फ़ोन भी तोड़ दिया और मेरी इंसल्ट भी की। चेन फिर से टीना को अटेंशन देने लगा था। यहाँ पर गाँव रुई से कहने लगता है कि आपको मेरे साथ मज़ा आएगा, क्या आप मेरी ऑक्शन पार्टनर बनोगी। रुई कहती है कि हाँ, क्यों नहीं। यहाँ पर पहले एक जेड ब्रेसलेट की बोली लग रही थी। गाँव कहता है कि ये मैं तुम्हारे लिए ले रहा हूँ, लेकिन ये देख के चैन वो ब्रेसलेट हायर प्राइस में खरीद लेता है। देन एक ब्लू डायमंड नेकलेस था जो भी चैन लेना चाहता था। टीना सोचती है कि अच्छा ये मेरे लिए ले रहा है, वो तो खुश हो रही होती है, लेकिन उसको रुई हायर प्राइस में ले लेती है। ये देख के सभी रुई से इम्प्रेस होने लगे थे और सभी बातें करने लगते हैं कि ये टीना है तो चैन की सिस्टर, लेकिन रहती है उसकी मिस्ट्रेस बन के। देखो ना अभी भी कैसे चैन को छोड़ ही नहीं रही है। लेकिन रुई तो कमाल की है। ये सुन के रुई को तो बड़ा मज़ा आ रहा था। अब उस नेकलेस को देख के चैन रुई से कहने लगता है कि ये टीना को चाहिए तो ये मुझे दे दो। रुई कहती है कि टीना के बारे में तुम ज़्यादा ही नहीं सोचते हो, अगर ये नेकलेस टीना को चाहिए तो फिर मैं इसे तोड़ ही देती हूँ। और रुई करती भी ऐसा ही है और चैन से कहती है कि चुपचाप मुझे डिवोर्स दे देना। अब नेक्स्ट डे न्यूज़ में भी यही सब चल रहा होता है। चैन सोचता है कि ये रुई पागल हो गई है। तभी यहाँ पर असिस्टेंट आता है और कहता है कि कार्ली ग्रुप से लॉयर ने लेटर भेजा है। चैन उसे देखने लगता है। असिस्टेंट बताता है कि कल ऑक्शन में आपकी वाइफ ने वो ब्लू डायमंड नेकलेस तोड़ दिया था। एक्चुअल में वो कार्ली ग्रुप का था और इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होते हैं और वो आपके साथ कोई डील भी नहीं करना चाहते हैं। मुझे लगता है मैडम को माफ़ी मांगनी होगी, तब जाके सब कुछ ठीक हो पाएगा। चैन कहता है कि पता नहीं रुई को क्या हो गया है। असिस्टेंट कहने लगता है कि आपको उन्हें डिवोर्स दे देना चाहिए। तभी यहाँ पर टीना भी आके कहने लगती है कि कार्ली अगर नाराज़ है तो तुम्हें जल्दी से रुई को डिवोर्स देना चाहिए। आई थिंक वो डील तुम्हारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैन कहता है कि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। टीना कहती है कि कल रात से रुई घर भी नहीं आई है, अब तुम ही बताओ लोग क्या ही बातें करेंगे। क्या मैं अपने बॉडीगार्ड को बोलूँ वो रुई को यहाँ पर ले आए। तभी यहाँ पर रुई आ जाती है और कहने लगती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर रुई जानकर अपनी रिंग दिखा रही होती है टीना को, क्योंकि टीना को भी ये रिंग चाहिए थी। चैन पूछता है कि कल रात से तुम कहाँ चली गई थी। रुई कहती है कि वो मैं शॉपिंग कर रही थी। चैन कहता है कि तुमने न्यूज़ देखी, कितना मिस हो चुका है। जो सुनकर रुई कहती है कि ठीक है मैं चलती हूँ। चैन कहता है कि कार्ली से माफ़ी मांगने चलो, वो नेकलेस उसी ने डिज़ाइन किया था। रुई कहती कि ठीक है मैं चल सकती हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे डिवोर्स चाहिए। टीना सोचती है कि ये अच्छा मौका है, मैं चैन को अपनी साइड कर लेती हूँ और वो बनने लगती है और रुई से कहती है कि तुम मेरी वजह से गुस्सा हो ना, मुझे चाहो तो मार सकती हो। मुझे पता है तुम दोनों की एनिवर्सरी को मैंने बर्बाद कर दिया चैन को मेरे पास बुलाकर। जो सुनकर रुई टीना को थप्पड़ लगा देती है। चैन कहता है कि ये क्या कर रही हो। रुई कहती है कि इसी ने तो कहा कि मार सकती हो तो मार दिया। ऐसे कहना होगा। टीना को अपनी गलती रियलाइज़ हो जाती है। चैन कहता है कि तुम इतना बदल कैसे गई हो, पता है तुम्हारी वजह से मुझे लॉस हुआ है। कार्ली ग्रुप भी अब मुझसे डील नहीं करना चाहते हैं। रुई कहती है कि ठीक है तो मैं माफ़ी मांग लूँगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे डिवोर्स देना होगा। चैन कहता है कि नहीं, ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगा। रुई कहती है कि फिर देख लो तुम क्या कर सकते हो, लॉस तो तुम्हें हो ही रहा है और आगे भी होगा, तो बेटर होगा कि डिवोर्स ही दे दो। चैन कहने लगता है कि तुम मेरी वाइफ हो, इसलिए मेरा कहना मानना होगा। रुई सोचती है कि अब तुम्हारा कहना माने मेरी जुत्ती, और वहाँ से उसे इग्नोर करके जाने लगती है। चैन कहता है कि कल हम कार्ली से मिलने के लिए चलेंगे। जो सुनकर रुई कहती कि नहीं, मैं फ्री नहीं हूँ, मुझे बंजी जंपिंग के लिए जाना है। चैन कहता है कि लेकिन तुम्हें तो हाइट से डर लगता है ना। वो कहती कि पहले लगता था लेकिन अब नहीं। तभी चैन के पास गाँव की कॉल आती है। वो कहने लगता है कि क्या तुमने रुई को डिवोर्स देने का डिसाइड कर लिया है। चैन कहता है कि तुम किसकी साइड हो ये बता दो पहले मुझे। गाँव कहता है कि वो तो मैं तुम्हारे अच्छे के लिए ही कह रहा हूँ, देखो ना कार्ली के साथ भी तुम्हारे प्रॉब्लम चल रहे हैं, इससे बेटर है कि तुम रुई को छोड़ ही दो। चैन कहता है कि मैं अच्छे से समझ रहा हूँ कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। गाँव कहता है कि मैं तो बस तुम्हें एडवाइस ही तो दे रहा हूँ। चैन उससे कहता है कि तुम्हें रुई पसंद आ गई है ना। गाँव कहता है कि तुम ब्लाइंड थे तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। बाद में चैन अपने ग्रैंडपा से मिलने के लिए जाता है। वो एक फ़ोटो दिखा के कहते हैं कि देखो तुम्हारी वाइफ क्या कर रही है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो मुझे अपसेट करेगी। वो नाइट क्लब में होती है, वो भी गाँव के साथ।
ग्रैंडपा पूछते हैं कि क्या तुम्हें इस बारे में पता है और डिवोर्स लेने का कहने लगते हैं। जैन कहता है कि मैं सब कुछ समझ रहा हूँ, पहले आपने मुझे शादी करने के लिए कहा और अब कह रहे हो कि डिवोर्स ले लूँ। आप समझते क्या है मुझे? अब से मैं भी वही करूंगा जो मुझे करना है। मैं भी अब फोक ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ, इसलिए मैं अब किसी की भी बात नहीं मानने वाला। उसके जाने के बाद यहाँ पर टीना ग्रैंडपा को मस्का लगाने लगती है। ग्रैंडपा कहते हैं कि अभी तक तो रुई बिल्कुल ठीक थी, अब इसे क्या हो गया है? मैं किसी भी हाल में रुई को फू फैमिली से बाहर निकलवा के रहूंगा। टीना कहती है लेकिन चैन रुई को डिवोर्स नहीं देगा। ग्रैंडपा कहते हैं कि वो सब मैं संभालूंगा। टीना कहती है कि आप रुई को उसकी प्लेस दिखा दो ताकि वो कभी भी हमसे आगे ना निकल पाए। ग्रैंडपा कहते हैं कि हाँ, मैं अपने फ्रेंड को कॉल करता हूँ जो कि माफिया है। इधर रुई क्लब में होती है जहाँ पर चैन बार बार उसे कॉल किया जा रहा था, लेकिन रुई इग्नोर कर देती है। गाँव कहता है कि क्या आप सच में डिवोर्स ले रही हो? रुई तो काफ़ी ड्रिंक करने लगी थी और कहती है कि अब मुझे किसी की भी गुड वाइफ नहीं बनना है, मैं अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीना चाहती हूँ। कमीने चैन की अब मैं कोई बात नहीं मानने वाली, अब मैं वो सब कुछ करूँगी जो मुझे करना था इन 2 सालों में जो मैंने नहीं किया। फिर रुई की तबीयत बिगड़ जाती है। रुई को सीरियस हेल्थ इशू था, ये बात उसने किसी को भी नहीं बताई थी, लेकिन यही रीजन था कि अब वो अपनी बची हुई जिंदगी को अच्छे से जीना चाहती थी। गाँव कहता है कि आप ठीक तो हो ना? रुई कहती है कि तुम अभी यहाँ से चले जाओ। रुई को अब समझ आ चुका था कि उसने लाइफ में बहुत कुछ मिस कर दिया है। जिसके बाद रुई बाहर आती है तभी उसको चैन मिलता है। चैन कहता है कि तुम गाँव के साथ क्लब में क्यों आई थी? वो कहती है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, तुम्हें क्या, और तुम भी तो टीना के साथ कभी भी कहीं भी चले जाते थे। फिर यहाँ पर कुछ बॉडीगार्ड्स आकर दोनों को पकड़ लेते हैं। चैन कहता है कि पता है मैं हूँ कौन? मैं फू कंपनी का प्रेसिडेंट हूँ। वो बंदा कहता है कि ये बात हमें अच्छे से पता है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। चैन कहता है तो फिर हमें यहाँ से जाने दो, बताओ कितने पैसे चाहिए? रुई कहती है कि हाँ हाँ, ये बहुत रिच है, जितने पैसे चाहिए इसको बता दो। वो बंदा कहता है कि हमें पैसे नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए। चैन कहता है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, जो कहना है साफ साफ कहो। वो एक सूटकेस लाता है जिसमें बहुत से पैसे थे। वो रुई से कहता है कि ये पैसे लेके तुम चली जाओ या फिर अपने हस्बैंड के साथ रहना है तुम्हें। रुई कहती है कि नहीं, मुझे पैसे चाहिए। वो बंदा कहता है कि क्या बात है, काफी अच्छा डिसीजन है तुम्हारा। तो रुई को देखता ही रह जाता है। रुई कहती है कि क्या देख रहे हो, तुम भी तो मुझे छोड़ के टीना को चूज कर देते हैं, आज मैं भी वही कर रही हूँ। वो बंदा कहता है कि मानना होगा आप में दिमाग की कमी नहीं है। रुई कहती है कि वही तो, ऐसा यूजलेस हस्बैंड किसको चाहिए। और वो पैसों को देखकर खुश होने लगती है। वो बंदा चैन से कहने लगता है कि देखो प्रेसिडेंट, आपकी वाइफ को आपकी कोई परवाह ही नहीं है। तभी रुई उस बंदे को हिट करती है। वो कहता है कि तुम्हें मरना है क्या? रुई कहती है कि वो भी ट्राई कर लेते हैं। वो बंदा रुई से इम्प्रेस हो जाता है और चैन से कहने लगता है कि तुम्हें ऐसी वाइफ नहीं मिल पाएगी, समझे, और वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर चैन तो रुई को ही देखे जा रहा था, तभी रुई अचानक बेहोश हो जाती है। बाद में जैसे ही रुई को होश आता है तो वो हॉस्पिटल में होती है। चैन कहते कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम ठीक तो हो ना? मुझे लगता है तुम्हें फुल बॉडी चेकअप करवाना चाहिए, लेकिन रुई मना कर देती है। इधर एक बंदा वो वीडियो देख रहा था जिसमें चैन के लिए रुई कुछ भी कर सकती थी। ये और कोई नहीं, कार्ली था। कार्ली कहता है कि मानना होगा मिसेस चैन को। उसका बॉडीगार्ड कहता है कि रुई काफी वीक लग रही थी, कहीं उसको कुछ हुआ तो नहीं है ना? कार्ली कहता है कि ऐसे लोगों से दूर रहना अच्छा है। अभी इस रुई का कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर क्या है वो लड़की। बॉडीगार्ड कहता है कि आप फू ग्रुप के साथ डील करने वाले हो या नहीं? कार्ली कहता है कि वो तो तब पता चलेगा जब मैं चैन और उसकी वाइफ से मिलूंगा। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट चैन को कॉल करके कहता है कि वो बॉडीगार्ड कौन थे ये पता नहीं चल रहा है, लगता है किसी ने जानकर कैमरा की रिकॉर्डिंग भी डिलीट कर दी है। चैन को ये भी पता नहीं था कि रुई कहाँ पर है, क्योंकि रुई हॉस्पिटल से कहीं चली गई थी। असिस्टेंट कहता है कि मैडम को डिवोर्स चाहिए, शायद इसीलिए चली गई है। चैन कहता है कि जल्दी से उसके बारे में पता लगाओ कि वो कहाँ पर है। तभी एक बाइक निकलती है, उसे देखकर चैन को लगता है कि ये लड़की रुई ही है और वो उसका पीछा करने लगता है। सच में वो लड़की रुई ही थी जो गाँव के साथ बाइक रेसिंग कर रही थी। यहाँ पर ये लोग माउंटेन व्यू को एंजॉय कर रहे थे। अभी गाँव चैन को देखता है। चैन उसको कॉल करके कहता है कि तुम मेरी वाइफ को हॉस्पिटल से क्यों ले आए? वो कहता है कि क्या करूँ, रुई को मेरे साथ अच्छा लगता है ना, देखा तुमने वो कितनी खुश लग रही है। चैन को याद आता है कि रुई ने चैन के लिए क्या कुछ नहीं किया था, लेकिन कभी भी रुई ने ऐसे स्माइल नहीं की थी चैन के सामने। चैन कहने लगता है कि मुझे कुछ नहीं पता। गाँव कहता है कि हाँ, ये हम दोनों को ही पता है कि 2 सालों में तुम्हें कभी भी रुई पसंद नहीं आई है। अगर अब मैं उसको लाइक करता हूँ तो इसमें तुम्हें प्रॉब्लम ही क्या है? चैन को याद आता है कि कैसे हर दिन रुई उसकी केयर करती थी, लेकिन चैन रुई को इग्नोर कर देता था। गाँव कहता है कि अब तुम उसको डिवोर्स दे दो, मैं रुई को खुश रखूंगा। जो सुन के चैन को गुस्सा आ जाता है, लेकिन गाँव को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। यहाँ पर चैन देख रहा था कि कैसे रुई गाँव के साथ खुश है। तभी उसको कार्ली मिलता है। चैन को पता नहीं था कि यही कार्ली है, इसलिए पूछता है कि आप यहाँ अकेले आए हो? कार्ली रुई को देखते हुए कहता है कि मेरी वाइफ उस लड़की के जैसे ही दिखती थी, इसीलिए मैं उसको ही देखने आया था। जो सुन के चैन कहता है कि फिर तो आप अपनी वाइफ को बहुत प्यार करते होंगे। कार्ली कहता है कि हाँ, प्यार तो बहुत था, लेकिन मैं कभी वो बात समझ नहीं पाया। नेक्स्ट डे रुई फिर से शॉपिंग के लिए जाती है, तभी उसे डैड की कॉल आती है और वो फिर से चैन से बात करने का कहने लगते हैं।
इधर असिस्टेंट चैन के पास आके कहता है कि कार्ली अब आप पर गुस्सा नहीं है, इवन वो तो डील भी करना चाहता है और आपको और मैडम को साथ में डिनर के लिए बुलाया है। लेकिन क्या आपकी वाइफ जाएगी आपके साथ? चैन सोचता है कि मुझे रूही को मनाना ही होगा। इधर रूही अपने डैड के पास आती है क्योंकि उन्होंने उसे बुलाया होता है, जहाँ पर डैड के साथ अंकल आंटी भी होते हैं। रूही आके कहती है कि आप तो बिल्डिंग से जंप करने वाले थे ना। अंकल कहते हैं कि तुम अपने डैड की तबीयत पूछने के बदले ये क्या बकवास कर रही हो। डैड भी कहने लगते हैं कि कंपनी में लॉस चल रहा है और तुम हो कि चैन से बात ही नहीं कर रही हो। रूही कहती है कि मुझे तो देख के नहीं लग रहा है कि कोई लॉस चल रहा है, मुझे तो सब कुछ ठीक ही लग रहा है। अंकल कहते हैं कि लॉस चल रहा है तभी तो तुम्हें कह रहे हैं, तुम अपने हस्बैंड से बात क्यों नहीं करती। रूही कहती है कि मैं अपने डैड से मिलने आई हूँ, आपसे नहीं। आंटी कहने लगती है कि हम फैमिली है इसीलिए कह रहे हैं। रूही कहती है अच्छा ऐसी बात है, आप सभी को फैमिली की कुछ ज़्यादा ही टेंशन हो रही है तो खुद ही अपने पैसे इन्वेस्ट कर दो ना। डैड कहने लगते हैं कि तुम कुछ तो अपने डैड के बारे में सोचो, अगर चैन मेरी हेल्प करेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। रूही कहती है कि अपने टाइम वेस्ट मत करो क्योंकि मैं तो चैन से कुछ भी नहीं मांगने वाली, उसकी कोई भी हेल्प मुझे नहीं चाहिए। इधर हम देखते हैं कि चैन भी रूही के डैड की कंपनी में आ गया था डैड के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेके। इधर डैड रूही से कह रहे होते हैं कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं बिल्डिंग से जंप कर दूंगा, फिर तुम्हारे पास डैड नहीं रहेंगे। वो ये सब एक्टिंग ही कर रहे थे और ये बात रूही अच्छे से जानती थी, इसलिए कहती है कि जल्दी करो ना, मैं वेट कर रही हूँ। और वहाँ से जाने वाली थी तभी डैड उसको रोक के कहते हैं कि तुम्हें हो क्या गया है। रूही कहती है कि मुझे पता है कि आप कभी भी खुद को हर्ट नहीं कर सकते हैं। डैड कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, अच्छा हस्बैंड भी तुम्हें ढूंढ कर दिया, लेकिन तुम मेरी हेल्प नहीं कर सकती। रूही कहती है कि हाँ नहीं कर सकती। तभी यहाँ पर चैन आ जाता है तो डैड उसको कहने लगते हैं कि सन इन लॉ अच्छा हुआ आप आ गए। चैन रूही से पूछता है कि तुम ठीक हो ना, तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम बीमार हो। रूही कहती है कि मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। चैन बताता है कि ये मैं तुम्हारे डैड के लिए न्यू डील पेपर लाया हूँ, जो देख के डैड तो खुश हो जाते हैं। लेकिन वो पेपर रूही लेके कहने लगती है कि ये सब क्या है, मैंने तो हेल्प के लिए नहीं कहा था तुम्हें। डैड कहते हैं कि ये तुम क्या बोल रही हो। रूही कहती है कि आज तक मैंने आपकी बहुत हेल्प की है लेकिन अब नहीं, और वो पेपर फाड़ देती है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। जैन सोचता है कि ये लड़की इतनी बदल क्यों गई है, पहले तो ये अपने डैड के लिए कुछ भी कर सकती थी। यहाँ पर डैड तो रोने ही लग जाते हैं। बाद में चैन रूही के घर पर ड्रिंक कर रहा था तभी यहाँ पर रूही आती है और चैन को देखकर सोचती है कि पहले तो ये कभी ड्रिंक नहीं करता था और उसे कहने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो कहता है कि मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन रूही उसे डांटने के लिए जाती है लेकिन उसके ऊपर ही गिर जाती है। चैन कहता है कि अभी भी तुम मुझसे प्यार करती हो ना। चैन को पहले लगा था कि रूही ने उसे ज़बरदस्ती शादी की है, लेकिन अब चैन उससे प्यार करने लगा था। रूही भी कहने लगती है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे पसंद करने लगे हो। चैन कहता है कि तुम मेरे क्लोज आई थी, मैं नहीं। रूही कहने लगती है कि तुम जैसे मैंस मुझे पसंद नहीं है जो मैं स्ट्रेस रखे हैं। चैन उसे माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि टीना और मेरा कोई रिलेशन नहीं है, प्लीज़ मुझे एक चांस दे दो। और वो रूही को किस करने वाला था लेकिन रूही उसे रोक देती है। चैन कहता है कि क्या हो गया, तुम अब पहले जैसी नहीं रही। रूही कहती है क्योंकि अब मुझे समझ आ गया है कि क्या करना है और क्या नहीं, अब मैं तुम पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करने वाली। चैन सोचता ही रह जाता है कि इसे हो क्या गया है और वो उसे मनाने लगता है, उससे माफ़ी मांगने लगता है। लेकिन रूही उसे माफ़ नहीं करती और कहने लगती है कि टीना बड़ी हो गई है फिर भी वो तुम्हारे घर पर क्यों रह रही है। चैन कहता है कि तुम टीना के बारे में क्यों सोच रही हो, वाइफ तो तुम हो ना। रूही कहती है कि वही तो, वाइफ तो मैं हूँ तुम्हारी, तो फिर टीना इस घर में क्या कर रही है, मुझे प्रूव करो कि टीना और तुम्हारे बीच में कुछ नहीं चल रहा है। चैन कहता है कि ठीक है, तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर रही हो तो मैं टीना को उस घर से जाने के लिए बोल दूंगा। रूही सोचती है कि ऐसा तो ये कभी नहीं कर सकता। चैन फिर से उससे चांस मांगने लगता है लेकिन रूही सोचती है कि बड़ा आया चांस मांगने वाला और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे चैन टीना को अपना ब्लैक कार्ड देके कहता है कि तुम एक नया घर खरीद लो और वहाँ से चली जाओ। टीना कहती है लेकिन मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। चैन कहता है कि अब तुम बड़ी हो गई हो और सभी हमारे रिलेशन पर सवाल उठा रहे हैं, इससे बेटर है कि तुम अलग घर में रहो। तभी चैन के ग्रैंडपा आके कहने लगते हैं कि टीना कहीं नहीं जाएगी। ग्रैंडपा चैन से कहते हैं कि टीना के डैड ने तुम्हारी जान बचाई थी और तुम उसे जाने के लिए कह रहे हो। चैन कहता है कि मेरी वाइफ को लग रहा है कि टीना मेरी मिस्ट्रेस है और मैं उसको छोड़ना नहीं चाहता। अगर टीना नहीं जाने वाली है तो ठीक है, मैं ही इस घर से चला जाता हूँ। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं है क्या कि रूही का बिहेवियर कैसा हो गया है, वो तुम्हारी वाइफ कहलाने के लायक नहीं रही। तभी टीना बनने लगती है और कहती है कि नहीं, मैं ही इस घर से चली जाती हूँ। एक्चुअल में टीना चैन के सामने अच्छी बनना चाहती थी लेकिन यहाँ पर ग्रैंडपा के सामने वो अच्छी बन जाती है। ग्रैंडपा को लगता है कि टीना तो सच में बेचारी है। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट चैन से पूछता है कि क्या आपने मैडम से बात की डिनर के लिए। तभी चैन रूही को कॉल करता है और पूछता है
कि तुम कहाँ पर हो। बताती है कि ज्वेलरी शॉप के बाहर हूँ। चैन कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। इधर हम देखते हैं कि ज्वेलरी शॉप में टीना अपनी फ्रेंड के साथ थी। फ्रेंड कहती है कि लगता है कि चैन तुम्हें लाइक करता है, तभी तो अपना ब्लैक कार्ड दिया है, वरना तो अपना ब्लैक कार्ड वो किसी को नहीं देता है। टीना कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्रेंड कहती है कि ऑफ कोर्स मुझे पता है। चैन के डिवोर्स की न्यूज़ भी आ रही है। रुई के बाद तो चैन की वाइफ तुम ही बनने वाली हो। वैसे भी तुम्हारे अलावा इसके पास है कौन। जो सुनकर टीना तो खुश हो रही होती है। यहाँ पर हम गाँव को देखते हैं जो कि रिंग ले रहा होता है। फ्रेंड गाँव को देख के परफ्यूम लगाने लगी थी और कहती है कि आप भी यहाँ पर हो। फ्रेंड को पता होता है कि गाँव कितना ज़्यादा रिच है, इसीलिए लाइन मारने लगती है। गाँव कहता है कि क्या मैं आपको जानता हूँ। वो कहती है कि नहीं, लेकिन मैं आपको जानती हूँ। लेकिन गाँव तो उसे इग्नोर ही कर देता है। सेल्स गर्ल कहने लगती है कि ये रिंग पूरी सिटी में एक ही है, ये आपकी गर्लफ्रेंड के लिए परफेक्ट होगी। ये सुनकर फ्रेंड कहने लगती है कि क्या गाँव की गर्लफ्रेंड भी है। कहती है कि नहीं, मुझे तो नहीं लगता, गाँव तो लड़कियों से दूर ही रहता है। ये दोनों ही रिंग देखने लग गए थे। गाँव कहता है कि ये रिंग पैक कर दो। ये देख के टीना कहती है कि ये तो वही रिंग है ना। फ्रेंड कहती है कि हाँ, ये रिंग तो तुम्हें लेनी चाहिए थी ना। टीना गाँव से कहती है कि आप ये रिंग नहीं ले सकते हो। तभी पीछे से रुई भी आ गई थी, जिसको देख के गाँव कहता है कि क्यों नहीं ले सकता मैं ये रिंग। फ्रेंड कहती है क्योंकि ये रिंग तो टीना की वेडिंग रिंग है, क्योंकि चैन टीना से शादी करने वाला है। गाँव कहता है कि ऐसा है क्या, लेकिन मैंने तो नहीं सुना कि चैन शादी कर रहा है। फ्रेंड कहती है कि आपने डिवोर्स की न्यूज़ तो सुनी ही है ना। चैन डिवोर्स के बाद टीना से ही शादी करने वाला है, इसीलिए तो टीना के पास ब्लैक कार्ड भी है, इसलिए आपको ये रिंग टीना को दे देनी चाहिए। रुई ये वीडियो बना के चैन को सेंड कर देती है। यहाँ पर फ्रेंड तो अभी भी बड़ी बड़ी बातें किए जा रही थी। कह रही होती है कि चैन टीना को प्रपोज भी करने वाला है। तभी रुई उन लोगों के सामने आके कहती है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस। टीना कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। रुई कहती है कि वैसे तुम चैन से शादी करने वाली हो, लेकिन मैं तो अभी भी उसकी वाइफ हूँ, मुझे कुछ क्यों नहीं पता। जो सुनकर सभी एम्प्लॉयज़ बातें करने लगते हैं कि ये तो मिस्ट्रेस है। फ्रेंड कहती है कि तुम्हें क्या पता, चैन टीना को बचपन से ही पसंद करता है, इसीलिए तो उसे ब्लैक कार्ड भी दिया है। तुम चैन की कभी अच्छी वाइफ बन ही नहीं सकी, इसीलिए तो टीना को उसने चूज़ किया है। रुई वो रिंग लेकर कहती है कि अच्छा, चैन तुमसे शादी करने वाला है। और रुई को लग रहा था कि चैन पिछली रात जो कुछ भी कह रहा था वो सब कुछ झूठ था। अब रुई उस रिंग को पहन लेती है। गाँव कहता है कि तुम्हारे हाथ में तो ये और भी ज़्यादा सुंदर लग रही है। ये देखकर टीना कहती है कि तुम मुझे मिस्ट्रेस बुलाती हो, लेकिन तुम्हारा तो ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, उसका क्या। जो सुनकर रुई टीना को थप्पड़ लगा देती है। रुई को याद आता है कि कैसे टीना जानकर चैन के साथ रहने के बहाने ढूंढती थी ताकि वो रुई को दूर रख पाए। तभी यहाँ पर चैन भी पहुँच जाता है, जिसको देख के टीना कहने लगती है कि देखो ना, रुई गुस्से में लग रही है, वो मुझे टच भी कैसे कर सकती है। यहाँ पर फ्रेंड भी चैन से शिकायत करने लगती है। तभी गाँव रुई के आगे आ जाता है। चैन कहता है कि ये मेरी वाइफ है, इसलिए तुम्हें कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। फिर क्या था, रुई तो अपने हस्बैंड को भी बता देती है कि वो है कौन, उसको थप्पड़ लगा के। रुई कहती है कि ये गिफ्ट है तुम्हारी सेकंड शादी का। चैन कहता है कि क्या तुम्हें जेलसी हो रही है, वैसे तुम्हारा हाथ तो ठीक है ना, दर्द तो नहीं हो रहा। रुई कहती है कि तुम्हें इतना फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मुझसे पहले तुम्हें टीना को देखना चाहिए। रुई रिंग फेंक के कहती है कि ये लो, तुम ही रख लो, और वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर टीना तो रोने की नौटंकी करने लगती है। चैन कहता है कि मैंने तुम्हें कार्ड घर खरीदने के लिए दिया था, रिंग नहीं। टीना कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तभी चैन वीडियो दिखाता है। ये देख के टीना कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तो ऐसे ही कह दिया था। चैन कहता है कि ठीक है, लेकिन अब मैं तुम्हें ये कार्ड नहीं दे सकता। जिसके बाद चैन टीना के डैड से मिलने के लिए जाता है और उनसे माफ़ी मांगता है, क्योंकि चैन ने पहले बहुत ज़्यादा ही अटेंशन टीना को दे दिया था, इसीलिए तो उसका बिहेवियर ऐसा हो गया है। यहाँ पर भी कार्ली आ जाता है। वो कहता है कि मैं भी यहाँ पर किसी से मिलने आया हूँ। चैन कहता है कि वैसे आपका नाम क्या है। कार्ली कहता है कि अगर हम दोबारा मिलेंगे तब बताऊंगा। इधर यहाँ पर रुई भी आई होती है। रुई को लग रहा था कि अब वो ज़्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रह पाएगी, इसीलिए फ्यूनरल प्लेस वो परचेज करने के लिए आई थी। रुई को यहाँ पर एक प्लेस पसंद भी आ जाती है। तब भी यहाँ पर एक और बंदा आ जाता है। वो कहता है कि ये तो मुझे अपने डैड के लिए चाहिए, और वो अपना कार्ड भी देने लगता है, लेकिन रुई कहती है कि मैं पहले आई थी, इसलिए ये मेरा हुआ। वो कहता है कि तुम कुछ ज़्यादा नहीं बोल रही हो, लेकिन ये दोनों तो सुनते ही नहीं हैं। वो कहता है कि मैं चाहता, और ये कहती है कि मैं चाहता। रुई उसके कार्ड को फेंक के कहती है कि मैंने कहा ना कि ये प्लेस मैं ही लूँगी, और रुई तो उन्हें परेशान करने लगी थी। तभी यहाँ पर चैन आ जाता है। वो कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। रुई कहती है कि क्या मैं नहीं आ सकती। अभी वो बंदा कहता है कि ये प्लेस मुझे चाहिए, इसीलिए मैं ज़्यादा पैसे दूंगा। रुई कहती है कि मैं इससे भी ज़्यादा पैसे दूंगी, ये मुझे चाहिए। और ऐसे लड़ाई करके रुई ये जगह खरीद लेती है। चैन रुई से कहता है कि तुम ऐसी प्रॉपर्टी क्यों ले रही हो। रुई कहती है कि मैं तुम्हें क्यों बताऊं, तुम हो कौन जिसे मैं सब कुछ बताऊं। चैन कहता है कि उस प्रॉपर्टी पर इतने पैसे वेस्ट नहीं करने चाहिए। वो कहती कि मैंने तुम्हारे पैसे यूज़ नहीं किए हैं, इसलिए तुम कोई होते नहीं हो मुझे बताने वाले। वो कहने लगता है कि तुम ठीक तो हो ना। रुई कहती है कि हाँ, मुझे क्या होगा।
यहाँ पर चैन को याद आता है कि कैसे रूही उसकी केयर करती थी जब भी वो बीमार होता था। इवन रूही चैन के लिए लंच भी लेके आती थी, लेकिन तब हर बार चैन उसे इग्नोर करता था। लेकिन अब जब वो रूही से प्यार करने लगा है तो रूही उसे इग्नोर कर रही है। तभी यहाँ पर चैन को घर से कॉल आता है। एक्चुअल में चैन के घर पर टीना पागल हो चुकी थी, वो चैन के घर को छोड़ना नहीं चाहती थी। ये देख के रूही तो बैठ जाती है और कहती है कि ये शो देखने में बड़ा मजा आएगा। तुम जैसी लड़कियां ना बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ होती हैं। चैन तो रूही को देखता ही रह गया था। वो टीना को कहता है कि पागल मत बनो। टीना कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मेरे डैड ने तुम्हारी जान बचाई है और अब तुम कह रहे हो कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। चैन कहता है कि बताओ क्या चाहिए तुम्हें। टीना कहती है कि मुझे तुमसे शादी करनी है, तुम सिर्फ मेरे हो। चैन कहता है कि मैं ऐसा कोई भी प्रॉमिस नहीं करने वाला। तभी रूही कहती है कि तुम पागल हो जो एक लड़के के लिए कुछ भी कर सकती हो। इससे अच्छा होता कि अपना करियर ही बना लिया होता। जिसके बाद रूही बाहर जाती है तभी अचानक बेहोश हो जाती है। जैसे ही उसको होश आता है तो उसके सामने ग्रैंडपा थे। ग्रैंडपा कहते हैं कि ये तुमने कैसी ड्रेस पहनी है। रूही कहती है कि मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वही पहनूंगी ना। ग्रैंडपा कहते हैं कि चलो अब माफ़ी मांगो, लेकिन रूही उनसे भी मना कर देती है। जो सुन के ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम्हें हो क्या गया है, पहले तो तुम ऐसी नहीं थी, सभी की बात माना करती थी। अगर तुम्हारा बिहेवियर ऐसा है तो तुम्हें चैन को डिवोर्स देना होगा। जो सुन के रूही कहती है कि ठीक है, मैं तो रेडी हूँ डिवोर्स के लिए। वैसे भी आप जैसी फैमिली के साथ कौन नहीं रहना चाहेगा। ग्रैंडपा कहते हैं कि हमारी फैमिली से तुम्हें पैसे मिलते हैं, ये बात मत भूलो। कहती है कि मुझे आपकी फैमिली के कोई पैसे नहीं चाहिए। ग्रैंडपा कहते हैं कि डिवोर्स से पहले तुम्हें कार्ली से माफ़ी मांगनी होगी ताकि वो हमारे साथ डील कर सके। रूही कहती कि ठीक है, मैं समझ गई हूँ। रात में रूही होटल में जा रही होती है तभी उसको एक ओल्ड मैन दिखते हैं जिसकी रूही हेल्प करने लगती है। ये और कोई नहीं, कार्ली होता है। कार्ली कहता है कि मुझे सामने जो फेमस रेस्टोरेंट है वहाँ पर जाना है। रूही को भी वहीं पर जाना होता है और वो उनकी हेल्प करने लगती है। दूसरी तरफ हम चैन को देखते हैं जो रूही को कॉल किए जा रहा था। रूही कार्ली को लेकर एलिवेटर के पास आ गई थी तभी चैन आके रूही को किस करने लगता है। रूही कहती है कि पागल हो गए हो क्या, मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ अब। चैन कहता है कि मुझे कोई डील नहीं चाहिए, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और डिवोर्स तो तुम भूल ही जाओ। रूही सोचती है कि कहीं ये मुझसे प्यार तो नहीं करने लगा है ना, और कहती कि क्या कहा तुमने कि तुम्हें डील नहीं चाहिए, जबकि डील के लिए ही तुम मुझे डिवोर्स दे रहे हो ना। कहता कि मैंने कहा ना कि मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए, आई लव यू, प्लीज़ मुझे मत छोड़ो। रूही कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है, इसीलिए कहती है कि कार्ली के सामने हमें हैप्पी कपल होने की एक्टिंग करनी है और वो मैं करने के लिए रेडी हूँ। चैन कहता है कि मुझे कोई डील नहीं चाहिए। वो तो रूही को मनाने में बिजी था। तभी वो कार्ली को देखता है और कहता है कि हम फिर से मिल गए। कार्ली कहता है कि हाँ, मैं भी यहाँ पर डिनर के लिए ही आया हूँ। वैसे आपकी वाइफ काफ़ी ज़्यादा प्रिटी है। रूही काली को देख के ही समझ गई थी कि ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, वो काफ़ी ज़्यादा रिच लग रहा था। काली कहता है कि मैं यहाँ पर डिनर के लिए आया हूँ। तभी चैन रूही को पकड़ के कहता है कि चलो यहाँ से। रूही कहती है कि तुम्हें काली के साथ डील करनी है, मैं समझती हूँ, अब ज़्यादा बनो मत तुम। काली पूछने लगता है कि क्या तुम डिवोर्स लेने वाले हो। चैन मना कर देता है लेकिन रूही हाँ कहती है। काली कहता है कि चलो डिनर करते हुए बातें करते हैं। इन दोनों को भी समझ में आ जाता है कि यही काली है। डिनर के टाइम पे काली पूछता है कि तुम दोनों के बीच में क्या प्रॉब्लम चल रही है। चैन कहता है कि मैं माफ़ी चाहता हूँ लेकिन मुझे ये डील नहीं करनी है। काली कहने लगता है कि मैं तुम लोगों की सिचुएशन को समझ सकता हूँ, मैंने भी अपनी वाइफ को प्यार नहीं किया था, लेकिन अब वो मेरे पास नहीं है तब जाके मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी वाइफ से कितना प्यार करता था। तो यही कहूँगा कि आप दोनों को प्यार से रहना चाहिए। देन काली रूही से कहने लगता है कि मैंने सुना है कि तुम कॉलेज में डिज़ाइनिंग करती थी, मुझे पता है कि तुम्हें बहुत सारे फर्स्ट अवार्ड भी मिले थे। जो सुनकर चैन सोचता है कि मुझे इस बारे में क्यों नहीं पता है। रूही सोचती है कि पहले मुझे लगा था कि जॉब करूँगी, फिर मैं चैन की वाइफ बन गई। एक्चुअल में रूही की जो वेडिंग ड्रेस होती है वो भी उसने खुद ही डिज़ाइन की थी। काली कहता है कि मेरी वाइफ भी डिज़ाइनर थी, जो सुनकर रूही समझ आती है क्योंकि काली की वाइफ काफ़ी फेमस डिज़ाइनर थी। काली यहाँ पर एक वेडिंग ड्रेस की डिज़ाइन दिखा के कहता है कि ये मेरी वाइफ हमारी बेटी की शादी के लिए बना रही थी, लेकिन बाद में उसको हेल्थ इशू हो गया और इस वजह से वो कंप्लीट नहीं कर पाई। क्या तुम ये वेडिंग ड्रेस को बनाने में मेरी हेल्प कर सकती हो, क्योंकि मेरी बेटी की शादी होने वाली है। डिज़ाइन देख के रूही कहती है कि ये तो बहुत अच्छी है। काली कहता है कि तुम ये कर लोगी ना। रूही कहती है कि मैं पूरी कोशिश करूंगी। नेक्स्ट डे रूही जाती है हॉस्पिटल। डॉक्टर कहता है कि तुम्हें ट्रीटमेंट लेना चाहिए, तुम मेडिसिन के भरोसे कब तक रहोगी। रूही पूछती है कि वैसे मेरे पास कितना टाइम है। डॉक्टर बताता है लगभग 2 महीने। बताते हैं कि तुम्हें जो प्रॉब्लम है उसका ट्रीटमेंट करना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, तुम्हें ट्रीटमेंट के लिए एक अच्छा डॉक्टर मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रूही के वहाँ से जाने के बाद नर्स कहने लगती है कि इस मैडम के साथ तो कोई भी नहीं आता है ना। डॉक्टर कहता है कि रूही का हस्बैंड बहुत ज़्यादा रिच है, शायद उसको पता ही नहीं है कि रूही को हुआ क्या है। नेक्स्ट डे रूही ने चैन के डिज़ाइन डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर लिया था, काली के डिज़ाइन को कंप्लीट करने के लिए। तभी यहाँ पर मैनेजर रूही के डॉक्यूमेंट को देखती है और सोचती है कि इसने तो कभी भी जॉब नहीं की है, और वो रूड वे में रूही से बात करने लगती है। रूही कहती है कि मैं यहाँ पर सिर्फ एक प्रोजेक्ट के लिए आई हूँ, वरना मुझे यहाँ पर जॉब नहीं करनी है। मैनेजर यहाँ पर एक लड़की लिन को कहती है कि तुम रूही की हेल्प करना।
एक्चुअल में रुई ने ही चैन से कहा था कि मेरी हेल्प करो, मुझे एक स्टूडियो चाहिए काम करने के लिए। तो चैन ने अपनी ही कंपनी में रुई को काम करने के लिए बोल दिया होता है। यहाँ पर मैनेजर रुई के डिज़ाइन देखने लगी थी, तो देखकर रुई कहती है कि आप में समझ नहीं है क्या कि किसी के भी डिज़ाइन को टच नहीं करते हैं। जिसके बाद मैनेजर लिन को कहने लगती है कि मेरा वॉशरूम साफ कर दो। जो देख के रुई कहती है कि ये क्या बात हुई, ये मेरी असिस्टेंट है, फिर वो तुम्हारी बात क्यों मानेगी। वैसे भी तुम्हें पता होना चाहिए कि किस एम्प्लॉय से कौन सा काम करवाना है। जो सुन के मैनेजर को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि तुम्हें तो मैं देख लूंगी। नेक्स्ट सीन में ऑफिस के बाहर गाँव रुई से मिलने के लिए आया था। इवन उसे रोज भी देता है। रुई कहती है कि तुम अपने डैड की कंपनी में नहीं गए क्या। गाँव कहता है कि तुमसे मिलना ज़्यादा ज़रूरी था ना, इसलिए नहीं गया। रुई उसे बताती है कि मैं यहाँ पर अब कुछ महीने के लिए काम करूँगी। वो काली के बारे में भी उसे बता रही होती है। तभी कुछ एम्प्लॉय ये समझ लेती है कि गाँव रुई का बॉयफ्रेंड है। ये सब कुछ मैनेजर भी देख लेती है और उसको गुस्सा आ रहा होता है। यहाँ पर गाँव कहता है कि फ्यूचर में मेरी कंपनी में आ जाना, लेकिन रुई सोचती है कि फ्यूचर का तो मुझे खुद ही नहीं पता और उसे कहती है कि तुम मेरे अच्छे फ्रेंड हो। गाँव कहता है कि क्या सिर्फ फ्रेंड ही, जबकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। ये सब चैन भी देख रहा था। यहाँ उसको काफ़ी ज़्यादा जेलसी होने लगी थी। रुई गाँव से कहती है कि माफ़ करना, लेकिन तुम मेरे अच्छे फ्रेंड ही बन सकते हो। गाँव कहता है कि चैन ने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, तुम उसको छोड़ क्यों नहीं देती हो। रुई कहती कि मैं तो उसे डिवोर्स देना चाहती हूँ, लेकिन वो दे तब ना। यहाँ पर रुई बीमारी की वजह से गाँव को रिजेक्ट कर रही थी। वैसे भी प्यार तो चैन से ही था उसे। बाद में रुई चैन की कार में आती है। चैन कहता है कि गाँव आने वाला है, ये पता होता तो मैं आता ही नहीं यहाँ पर। वैसे तुम गाँव के क्लोज लग रही थी। रुई कहती है कि हाँ, क्योंकि वो तुम जैसा नहीं है। चैन कहता है कि गाँव के लिए ही क्या तुम्हें मुझसे डिवोर्स चाहिए। रुई कहती कि ऐसा नहीं है, लेकिन चैन को गुस्सा आने लगा था। तभी रुई की तबीयत खराब हो जाती है। वो फिर से अपनी मेडिसिन लेने लगती है। बाद में चैन अपने असिस्टेंट को कहता है कि रुई की मेडिकल हिस्ट्री मुझे चाहिए। असिस्टेंट कहता है कि मैडम ठीक तो है ना। चैन कहता है कि वही तो पता लगाना है मुझे। नेक्स्ट सीन में ऑफिस में मैनेजर सभी को कह रही थी कि रुई बहुत सारे लड़कों को फंसा रही है, इसीलिए तो उसकी इस कंपनी में जॉब नहीं है। फिर भी केबिन मिल गया। तभी रुई आके कहती है कि ये सब क्या बकवास चल रही है। मैनेजर कहती है कि तुम स्ट्रेस हो ना, मैंने देखा एक लड़के के साथ बात कर रही थी और दूसरे के साथ कार में जा रही थी। रुई कहती है कि तुम्हें क्या उससे। मैनेजर कहती है कि मैं यहाँ की गॉड हूँ, बस एक ही ऑर्डर में तुम्हें यहाँ से निकाल सकती हूँ। लिन मैनेजर के लिए पानी लेकर आती है, तो वो उस पर भी चिल्लाने लगी थी। जो देख के पानी रुई मैनेजर के फेस पर फेंक देती है। मैनेजर कहती है कि तुमने मेरी इंसल्ट की है, मैं अभी तुम्हें फायर करती हूँ। लेकिन रुई ने तो उसका फ़ोन भी तोड़ दिया था। तभी यहाँ पर चैन और असिस्टेंट आ जाते हैं। जो देख के मैनेजर रुई को दिखा के कहती है कि इसको यहाँ से निकालो। रुई सोचती है कि चैन यहाँ पर क्यों आया है। मैनेजर कहती है कि ये तो कल रात वाला ही लड़का है ना जिसके साथ रुई थी। क्या बात है, तुम्हारा अफेयर ऑफिस में भी चल रहा है। जो सुन के असिस्टेंट तो डरने लगा था कि ये क्या बकवास कर रही है और उसे कहता है कि चुप करो, तुम्हें पता भी है कि ये कौन है। एक्चुअल में चैन इस कंपनी का प्रेसिडेंट था, ये किसी को भी पता नहीं होता है। असिस्टेंट कहता है कि बहुत हुआ, तुम आज के बाद रुई मैडम को कुछ नहीं कहोगी। मैनेजर सोचती है कि सब इसे ही सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं इसे नहीं छोड़ने वाली। जिसके बाद रुई के पास चैन आता है। रुई कहती है कि अब क्या हो गया है तुम्हें। चैन कहता है कि तुम बीमार हो क्या, लेकिन रुई उसे कुछ नहीं कहती। बाद में लिन आके रुई से कहने लगती है कि मैनेजर सभी इंटर्न से टॉयलेट क्लीन करवाती है। रुई कहती कि अब मैं आ चुकी हूँ ना, वो तुम्हें कुछ नहीं कर सकती है। जिसके बाद लिन पूछती है कि वो मैन कौन था। रुई को याद आता है कि चैन ने कहा था कि तुम्हें फुल बॉडी एग्जामिनेशन करवा लेना चाहिए, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट करवा दूंगा। रुई कहती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जो सुन के चैन कहता है कि मैं तुम्हारे लिए सूप लेकर आऊँगा। अब यहाँ पर रुई लिन को बताती है कि वो मेरा एक्स हस्बैंड था। लिन सोचती है कि कितना हैंडसम था, आपने उसे छोड़ क्यों दिया। जिसके बाद नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रुई ने सारा काम खत्म कर लिया था। कंपनी के बाहर चैन रुई का वेट कर रहा था। चैन ने सूप भी बनाया था। असिस्टेंट कहता है कि रुई मैडम आपसे नाराज़ है, इसलिए क्या पता वो आपका सूप लेगी भी या नहीं। जब रुई बाहर आती है तो उसे गाँव मिल जाता है। तभी रुई की तबीयत खराब होने लगती है। ये सब चैन भी देख रहा था। गाँव कहता है कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो। घर आकर रुई गाँव के बारे में ही सोच रही थी, क्योंकि गाँव ने कहा था कि अगर ये चैन का बच्चा भी है तो मैं इसको डैड की तरह ही प्यार दूंगा। रुई सोचती है कि ये भी पूरा पागल है। तभी वहाँ पर चैन ड्रिंक करके आ जाता है और कहने लगता है कि तुम्हें क्या हो गया है, ऑक्शन के बाद से तुम घर पर भी नहीं आई हो, होटल्स में ही रह रही हो। और कहता है कि क्या तुम गाँव के बच्चे से प्रेग्नेंट हो, इसीलिए मुझे छोड़ना चाहती हो, और उसे किस करने लगता है। रुई कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम पागल हो चुके हो क्या। चैन कहता है कि हाँ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। तभी वहाँ पर गाँव आ जाता है और रुई वहाँ से चली जाती है। गाँव कहता है कि रुई बीमार है और तुम ऐसे रुई के साथ बिहेवियर नहीं कर सकते हो
और बताता है कि वो तुम्हारे बच्चे से प्रेग्नेंट है और तुम उसको छोड़ना भी चाहते हो। चैन कहता है कि क्या, वो मेरा बेबी है। और दोनों लड़के रूही के रूम की तरफ जाते हैं, लेकिन रूही ने डोर बंद कर लिया था। वो दोनों ही आपस में बातें करने लगते हैं। गाँव कहता है कि मैं रूही से प्यार करता हूँ, बेटर होगा तुम मुझे डिवोर्स दे दो। चैन कहता है कि कभी नहीं, मैं उसको डिवोर्स नहीं देने वाला, समझे तुम। वो कहता है कि तुम आज तक तो कभी भी रूही को देखते तक नहीं थे, अब क्या हो गया है। देखो तुम टीना के पीछे कितने पागल थे, ये सभी को पता है। चैन कहता है कि वो मेरी सिस्टर जैसी है और वहाँ से चला जाता है। इधर रूही की तबीयत खराब हो रही थी। उसके घर के बाहर चैन आ जाता है और कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं कुछ ज़्यादा ही पैनिक हो गया था। लेकिन अब रूही के लिए प्यार नहीं बल्कि करियर इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वो किसी भी हाल में अपने डिजाइनर बनने के सपने को मरने से पहले पूरा करना चाहती थी। तभी यहाँ पर चैन को अपने असिस्टेंट का कॉल आता है, जो बताता है कि मैडम को कैंसर है। चैन जल्दी से डॉक्टर के पास जाता है और रिपोर्ट देखता है। रिपोर्ट देखकर तो उसे भरोसा ही नहीं होता। वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पर डॉक्टर चैन पर गुस्सा करने लगता है कि रूही अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए अकेली आती थी और आज तुम आए हो, तुम्हें अपनी वाइफ की बिल्कुल भी केयर नहीं है। उसे तुम लोगों की वेडिंग एनिवर्सरी के दिन इस बीमारी के बारे में पता चला था, लेकिन वो नॉर्मल रिएक्ट कर रही थी, कह रही थी कि उसकी एनिवर्सरी है और अपने हस्बैंड को सब कुछ बता देगी। तो फिर क्या हुआ, तुम इतने लेट क्यों आए हो यहाँ पर। चैन कहने लगता है कि प्लीज मेरी वाइफ का ट्रीटमेंट कर दो, जितने भी पैसे लगेंगे मैं लगाने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मुझे मेरी वाइफ सही सलामत चाहिए। चैन को अपनी वेडिंग एनिवर्सरी वाला दिन भी याद आता है कि वो कितने गंदे तरीके से रूही को ट्रीट कर रहा था। रूही रोते हुए उससे कह रही थी कि मुझसे प्यार क्यों नहीं कर सकते, मुझ में कमी क्या है बताओ। अब चैन को तो रोना आ रहा था, क्योंकि उसने अपनी वाइफ को कभी भी अच्छे से ट्रीट नहीं किया और अब वो अपनी वाइफ को खुद से दूर नहीं करना चाहता था। चैन को लग रहा था कि ये सब कुछ उसी की वजह से हो रहा है, क्योंकि कभी भी उसने रूही को प्यार नहीं दिया। चैन को पता चलता है कि रूही की बीमारी का ट्रीटमेंट होना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। वो जिंदा रहेगी भी या नहीं, इस बारे में भी कुछ कह नहीं सकते हैं। तो चैन को लग रहा होता है कि अब वो जल्दी अपनी वाइफ को खो देगा। तभी डॉक्टर कहते हैं कि एक फीमेल डॉक्टर है जो रूही के ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर ढूंढने में हेल्प कर सकती है। जिसके बाद चैन रूही से मिलता है। रूही कहती है कि क्या हुआ है तुम्हें। चैन कहता है कि मैं तुम्हें डिवोर्स देने के लिए तैयार हूँ और सोचता है कि रूही तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधार कर रहूँगा। रूही कहने लगती है कि ठीक है, एक बार मुझे ये वेडिंग ड्रेस बना लेने दो, उसके बाद हम डिवोर्स ले लेंगे। चैन कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। रूही कहती है कि इतनी फिक्र कब से होने लगी मेरी। नेक्स्ट सीन में लिन आकर रूही को बताती है कि वेडिंग ड्रेस कंपटीशन होने वाला है, जिसका इनविटेशन हमें भी मिला है। लिन तो काफ़ी कॉन्फिडेंट थी कि फर्स्ट प्राइज रूही को ही मिलेगा और किसी को नहीं। इधर कार्ली अपनी बेटी को रूही के बारे में बता रहे होते हैं। जिंग कहती है कि ये ड्रेस मेरी मॉम नहीं बना पाई। वो थोड़ी सैड हो जाती है, तो कार्ली कहते हैं कि लेकिन रूही भी अच्छी डिज़ाइनर है। जिंग कहती है कि मैं उससे मिलना चाहती हूँ। तो इसके बाद दोनों ही बाप बेटी ऑफिस पहुँचते हैं रूही से मिलने के लिए। ये देखकर मैनेजर सोचती है कि अब इसके कितने बॉयफ्रेंड हैं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। इवन वो ऐसी बातें सभी एम्प्लॉयज़ के साथ भी करने लगती है। जब रूही बाहर आती है तो मैनेजर कहने लगती है कि ये ऑड मैन के साथ भी चक्कर चला रही है। असिस्टेंट कार्ली को देखकर सोचता है कि ये कौन है, ये जाना पहचाना सा लग रहा है। मैनेजर यहाँ पर कहने लगती है कि इस रूही को कंपनी से बाहर निकालो, जो सुन के कार्ली को तो हंसी आ जाती है। वेनेसा कहती है कि तुम्हारे बहुत से बॉयफ्रेंड हैं ना। रूही कहती है कि तुम समझ भी पा रही हो कि तुम बोल क्या रही हो। वो कहती है कि मुझे क्या समझना है, तुम ही सेमलेस हो। तभी यहाँ पर चैन आ जाता है। वो कार्ली को कहता है कि आप यहाँ पर मेरी वाइफ से मिलने आए हैं क्या। असिस्टेंट कहता है कि ये मिस्टर कार्ली है क्या, मुझे लग ही रहा था। कार्ली कहता है कि तुम्हारे एम्प्लॉयज़ में मैनर्स नहीं है क्या। अब तो मैनेजर ये सब कुछ जानकर माफ़ी मांगने लगती है। चैन कहता है कि तुम्हें पहले ही वार्न कर दिया गया था। मैनेजर असिस्टेंट को कहने लगती है कि मुझे एक और मौका दे दो। रूही कहती है कि मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि मिस्टर कार्ली को कुछ मत कहो, लेकिन तुमने सुना ही नहीं। अब तो तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। चैन कहता है कि इसे तुरंत बाहर निकालो। अब सभी को पता चल गया था कि रूही का हस्बैंड चैन है और वो कंपनी का प्रेसिडेंट है। इसके बाद जिंग रूही से बातें करने लगती है। वो कहती है कि मैं भी एक डॉक्टर हूँ, तुम्हें देख के लग रहा है कुछ प्रॉब्लम है, तुम्हारी हेल्थ तो ठीक है ना। रूही उसे सब कुछ बता देती है और कहती है कि मेरा ट्रीटमेंट होना थोड़ा मुश्किल है। जिंग को इस बीमारी के बारे में पता था, क्योंकि उसकी मॉम को भी यही हेल्थ इशू था। रूही कहती है कि मुझे पहले डिज़ाइनर बनना था, इसीलिए अब मैं वही सपना पूरा कर रही हूँ। जिंग सोचती है कि इस बीमारी का एक ट्रीटमेंट तो है और वो अपने एक डॉक्टर फ्रेंड को कॉल करती है। नेक्स्ट सीन में नाइट में रूही के साथ सभी लोग पार्टी में गए थे। यहाँ पर लिन तो रूही के लिए बहुत खुश थी और इसलिए भी खुश थी क्योंकि मैनेजर को जॉब से निकाल दिया गया था। एक लड़की रूही को ड्रिंक देती है। ये सब कुछ वो मैनेजर के कहने पर ही कर रही थी। जैसे ही रूही ड्रिंक पीती है तो उसको कुछ होने लगा था। वो लड़की यहाँ पर बहुत सारे मेल मॉडल को भी बुला लेती है। लिन कहती है कि पता नहीं है क्या, रूही का हस्बैंड है, तुम इन सभी लड़कों को क्यों बुला रही हो। यहाँ पर रूही को चक्कर आने लगे थे। लिन कहती है कि बस करो, ये तुम गलत कर रही हो। वो लड़की कहती है कि इसमें गलत क्या है, पार्टी में तो ऐसे ही चलता है ना। वो लड़की रूही को लेके एक लड़के के क्लोज कर देती है। तभी चैन आके रूही को बाहर लेकर जाता है।
चैन को देख के रुई कहती है कि तुमने मेल मॉडल का काम कब से स्टार्ट कर दिया है। चैन कहता है कि तुम ये क्या बोले जा रही हो। रुई कहती है कि तुम एक नाइट का कितना चार्ज करते हो, मैं तुम्हें पैसे दूंगी। लीना के पूछती है कि तुम दोनों का तो डिवोर्स हो गया था ना। चैन मना कर देता है कि नहीं, ये अभी भी मेरी वाइफ है। रुई अभी भी बोल रही होती है कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए बताओ, आज रात मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। लिन तो ये देख के खुश हो जाती है कि बॉस अपनी वाइफ के साथ कितने सही लग रहे हैं ना। चैन रुई को रूम में लेकर आता है और उसे देखने लगता है, लेकिन रुई तो सुन ही नहीं रही होती है और कहती है कि तुम अपने कस्टमर को ऐसे ट्रीट करते हो। जिसके बाद ये दोनों नाइट फ्रेंड करते हैं। मॉर्निंग में तो रुई चुपके से खिसकने लगी थी, लेकिन चैन कहता है कि कहाँ जा रही हो, तुमने कहा था पेमेंट करोगी। तो रुई आकर उसे कुछ पैसे देकर चली जाती है। बाद में चैन अपने असिस्टेंट के साथ था, लेकिन उसको रुई की ही याद आ रही थी, इसीलिए स्माइल किए जा रहा था। असिस्टेंट से देखकर सोचता है कि इन्हें और क्या हो गया है। देन उसे बताता है कि कार्ली की बेटी जिंग है, जो कि रुई मैडम के ट्रीटमेंट में हेल्प कर सकती है। तो चैन तुरंत ही जिंग को कॉल करता है। इधर रुई आकर एक लड़की की हेल्प करती है। उसकी मॉम कहती है कि आप नहीं होती तो मेरी बेटी का क्या होता। बाद में रुई भी हॉस्पिटल जाती है अपनी रिपोर्ट लेने के लिए। यहाँ पर उसे उस ट्रीटमेंट के बारे में भी पता चलता है। लेकिन रुई जैसे ही बाहर आती है तो उसको लिन कहती है कि वो बॉस किसी लड़की के साथ में है, आप उससे मिलने नहीं चलोगे क्या। रुई को लगता है कि टीना ही होगी, इसीलिए गुस्सा करने लगती है कि कभी नहीं सुधरने वाला। लेकिन चैन जिंग के साथ था और रुई के बारे में ही बात कर रहा था। तभी वही लेडी जिंग को पकड़ लेती है। चैन कहता है कि जल्दी से पुलिस को बुलाओ। वो लेडी की बेटी काफ़ी ज़्यादा बीमार थी और वो ठीक नहीं हो पा रही थी। उसकी मॉम कहने लगती है कि आप इस हॉस्पिटल की बेस्ट डॉक्टर हो, आप मेरी बेटी को बचा लो, मेरी बेटी को कुछ भी नहीं होना चाहिए। जिंग कहती है कि मैं कुछ नहीं कर सकती। यहाँ रुई को भी पता चल गया था कि हॉस्पिटल में क्या हो रहा है। वो आकर कहती है कि मैंने आपकी हेल्प की थी, मैं वही लड़की हूँ। तो वो लेडी रुई को अंदर आने देती है और कहती है कि देखो मेरी बेटी को, ये डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट नहीं कर रही है। रुई कहती है कि मैं समझ सकती हूँ, लेकिन इसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। वो लेडी कहने लगती है कि तुम कैसे समझ सकती हो, तुम तो बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें क्या ही पता कि बेटी को खोने पर कैसा लगता है। रुई उन्हें अपनी हेल्थ रिपोर्ट दिखा के कहती है कि मुझे भी सीरियस हेल्थ इशू है, इसीलिए मैंने कहा कि मैं समझ सकती हूँ। वो लेडी काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है। रुई सोचती है कि मेरे पास चैन है, लेकिन इस लेडी के पास तो कोई भी नहीं है। चैन सोचता है कि रुई, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। नेक्स्ट सीन में रुई ने वेडिंग ड्रेस रेडी कर लिया था। उसके जाने के बाद यहाँ पर मैनेजर और उसकी वही फेवरेट एम्प्लॉय आती है और ड्रेस को बिगाड़ देती है। मॉर्निंग में रुई और लिन बातें कर रहे थे, तभी लिन ड्रेस को देखती है। इधर कंपटीशन में सभी लोग रुई का वेट कर रहे थे, क्योंकि कंपटीशन में रुई ही नहीं आई थी, बाकी सभी आ चुके थे। तभी वहाँ पर रुई पहुँच जाती है। एक्चुअल में रुई ने अपनी ही वेडिंग ड्रेस मंगवा ली थी कंपटीशन में दिखाने के लिए, क्योंकि उस ड्रेस को भी उसी ने डिज़ाइन किया था। यहाँ पर सभी को रुई की ड्रेस बहुत पसंद आती है। सभी लोग बातें करने लगते हैं कि ये तो रुई की वेडिंग ड्रेस है। चैन कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रही हो। कार्ली को भी रुई की ड्रेस काफ़ी पसंद आती है। तभी अचानक रुई बेहोश हो जाती है। चैन उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाता है। डॉक्टर कहता है कि मेडिसिन का ओवरलोड हो चुका है। रुई ने बहुत ज़्यादा मेडिसिन ले ली थी। चैन रुई के डैड को भी ये बात बता देता है कि रुई को सीरियस हेल्थ इशू है। इवन जब यहाँ पर गाँव आता है तो चैन उसे भी सब कुछ बता देता है। गाँव कहता है कि मैं अब्रोड जाता हूँ रुई को ट्रीटमेंट करवाने के लिए। देन वो रुई के पास जाता है। यहाँ पर चैन के ग्रैंडपा भी आ गए थे। रुई बाहर आती है तो चैन भी उसके पास आ गया था। अब रुई को पता चलता है कि उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि उसके ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर मिल ही नहीं रहा होता। रुई चैन के साथ होती है और उसे बताने लगती है कि मैं अपने डैड के साथ यहाँ आया करती थी जब मैं छोटी थी। तब मेरे मॉम डैड भी मेरे साथ एंजॉय करते थे। बाद में मेरे डैड ने कंपनी स्टार्ट कर दी और वो काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गए। मेरे लिए किसी के पास टाइम ही नहीं था। यहाँ डैड भी आ चुके थे। रुई को देख के डैड को बचपन वाले दिन याद आ जाते हैं। फिर जब डैड ने कंपनी ओपन कर ली थी तो वो रुई के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश थे, लेकिन जब उनकी कंपनी में प्रॉफिट होने लगा तो उनके पास टाइम ही नहीं रहा, जिसके बाद उन्होंने रुई की शादी चैन से करवा दी, क्योंकि बिजनेस प्रॉफिट हो रहा था। उन्होंने एक बार अपनी बेटी से पूछा तक नहीं, इसलिए डैड यहाँ पर रोते हुए उससे माफ़ी मांगने लगते हैं कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, तुम्हारी मॉम के जाने के बाद कभी भी तुमसे प्यार नहीं किया। तभी रुई अचानक से बेहोश हो जाती है। यहाँ पर डैड बाहर आते हैं तो रुई के अंकल कहने लगते हैं कि रुई के नाम पर जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको सेल कर देना चाहिए ना। डैड कहते हैं कि वो मेरी बेटी है और तुम्हें अभी भी पैसों की पड़ी है। देन डैड रुई के पास आके कहते हैं कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, मैं हूँ तुम्हारे साथ। इधर जिंग को पता चलता है कि रुई के ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर मिल चुका है और इधर चैन रुई के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहा होता है। तभी उसको जिंग का कॉल आता है और वो बताती है कि ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर मिल चुका है, जो सुनकर रुई और चैन दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर रुई प्रेग्नेंट थी तो चैन कहता है कि रुई को कुछ नहीं होना चाहिए। देन रुई का ऑपरेशन स्टार्ट होता है, लेकिन उसके बाद रुई को किसी के भी बारे में कुछ भी याद नहीं होता है। देन 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रुई अपने बेटे के साथ वापस अब्रोड से आती है।
वो उसको लेने के लिए यहाँ पर चेन आया था, लेकिन रुई उसको देख के कहती है कि आप वही बिजनेसमैन है ना। जिंग ने पहले ही बता दिया था चेन को सब कुछ। उसका बेटा जैन कहने लगता है कि कहीं ये तो मेरे डैड नहीं है ना। रुई कहती है कि चुप करो। लेकिन जब रुई चेन के घर पर आती है तो उसे फील होता है कि यहाँ पर शायद वो पहले भी आ चुकी है। जिसके बाद रुई ऑफिस जाती है जहाँ पर उसको लिन मिलती है, लेकिन रुई लिन को भी नहीं पहचान पा रही थी। जिसके बाद रुई अपने बेटे के साथ खेलने के लिए जाती है। जिसके बाद जिन जाता है अपने दोनों ग्रैंडपा से मिलने के लिए। दोनों ही जिन से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। जिसके बाद रुई अपना वेडिंग ड्रेस देखकर सोचती है कि इसको मैंने कहीं देखा हुआ है। तभी उसे जिन आवाज़ लगाता है क्योंकि उसने एक प्लान बनाया हुआ था। वो कहता है कि चलो ना मॉम, हम सेलिब्रेट करते हैं, आपको बिजनेस डील जो मिल गई है। वो रुई को काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करवा देता है। बाद में जब चैन घर पर आता है तो जैन कहता है कि मॉम ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली है, आप इन्हें रूम में ले जाने में हेल्प करो ना। वो रुई को रूम में लेकर जाता है और सोचने लगता है कि 5 साल हो गए, क्या मैं तुम्हें अभी भी याद नहीं आया। तभी रुई उसे अपने करीब खींच लेती है और फिर दोनों यहाँ पर नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रुई को सब कुछ याद आ गया था और उसने वेडिंग ड्रेस पहना हुआ था। यहाँ पर जिन तो बहुत ज़्यादा खुश होता है कि अब हम पूरी फैमिली साथ रहेंगे। जिसके बाद दोनों की वेडिंग स्टार्ट होती है। तभी उसे वॉमिट फील होती है, मतलब वो सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट थी, जो जानकर जिन और सभी तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और वेडिंग किस के साथ इस ड्रामा की एंडिंग हो जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।